मधु शर्मा ड्राइंग रूम में अखबार पढ़ने का बहाना करते हुए बार बार नेहा के कमरे की तरफ झांक रही थीं, क्योंकि उनकी बहू नेहा सूटकेस में कपड़े रख रही थी। पता नहीं है कहाँ जाने की तैयारी कर रही है, जरा पूछकर तो देखूं। ऐसा सोचते हुए वह नेहा के कमरे में जाकर बोली, अरे बहू, यह सूटकेस क्यों पैक हो रहा है? कहीं जा रही हो क्या? मगर पग फेरा तो हो चुका है। नेहा ने थोड़े बेपरवाह अंदाज में कहा, जी मम्मी जी, मैं और आर्यन हनीमून के लिए गोवा जा रहे हैं। टिकट बुक हो चुकी है। यह सुनकर मधु शर्मा उसे आंखें फाड़कर देखने लगी और तपाक से बोली, क्या जमाना आ गया है। आजकल की बहुएं हनीमून की बातें खुल्लम खुल्ला करती हैं। किस कदर ऐश कर रही हो बहू। हमारे जमाने में तो बहुएं ससुराल की सेवा करती थी, घूमने नहीं जाती थी। नेहा ने कहा, मम्मी जी, सेवा तो मैं भी करूंगी, लेकिन जिंदगी भी जीनी है, और हनीमून शादी के बाद पति पत्नी का जरूरी समय होता है। मधु शर्मा तिलमिलाकर बोली, देखो बहू, यह सब दिखावे मत करो। अच्छा यह बताओ कि तुम्हारे पिताजी ने जो फ्लैट दिया है वह क्या तुम्हारे ही नाम पर है? नेहा ने तिरछी निगाहों से कहा, मम्मी जी, पापा ने दिया है तो मेरे ही नाम पर होगा ना। मधु शर्मा और भी तिलमिला गईं। बहू, दहेज में जो आता है वह सबका होता है, और तुम्हारे पिताजी ने यह फ्लैट तुम्हारे नाम करके हमारे बेटे का ही अपमान किया है, जबकि असल में यह मेरे बेटे के नाम होना चाहिए था। तुम यहाँ रहने आई हो, वहाँ का मालिक तो मेरा बेटा है। यह सुनकर नेहा को गुस्सा तो आया, लेकिन खुद को संभालते हुए बोली, मम्मी जी, भले वह फ्लैट मेरे नाम है, मगर वह हम दोनों का है, और यह बात आपके बेटे से शादी से पहले ही साफ कर दी थी। और जहां तक बात मालिक की है, तो हर रिश्ता बराबरी से चलता है, किसी की मालकिनियत से नहीं। यह सुनकर मधु शर्मा बुदबुदाने लगी, देखो कैसे जुबान चला रही है। मैं इसे दिखाऊंगी कि सास क्या होती है। लेकिन यह बात नेहा ने सुन ली और बोली, जरूर मम्मी जी, पर उससे पहले मैं चलती हूँ। आपको कुछ चाहिए हो तो बताइए, गोवा से लाकर दूं क्या? देख लीजिए, वहाँ छोटे कपड़े ही मिलते हैं। तभी अंदर आर्यन आ गया और बोला, नेहा, सब तैयारी हो गई है ना? मम्मी, मैं आपको बताना भूल गया था। क्या है ना, गोवा की टिकट सस्ती मिल रही थी, तो एकदम से बुकिंग कर ली। थोड़ी देर में टैक्सी आने वाली है, क्योंकि 2 घंटे बाद फ्लाइट है। यह सुनकर मधु शर्मा अंदर ही अंदर गुस्से से बौखला रही थी, मगर बेटे से इस समय कुछ नहीं कह पाई। आर्यन किसी को फोन पर बात करने लगा और नेहा शीशे में जाकर मेकअप ठीक करने लगी। मधु शर्मा गुस्से में मुट्ठी बींचकर खड़ी हुई थी, लेकिन कुछ कह नहीं पा रही थी। कुछ देर में टैक्सी आ गई और दोनों निकल गए। पीछे से मधु शर्मा बड़बड़ाने लगी, बहुत तोड़ रही है ये बहू। लौटे तो देखती हूँ कैसे अपने ही फ्लैट में चैन से रहती है। अब इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। दोनों टैक्सी में बैठकर चले गए और मधु शर्मा गुस्से में उबलते हुए सोफे पर जाकर हथेलियां रगड़ने लगी। तभी घर के कंधे पर पर्स टांगे उनकी बेटी रिया आ गई और माँ का लाल चेहरा देखकर बोली, मम्मी, क्या हो गया? गुस्से में क्यों लग रही हो? यह सुनकर मधु शर्मा फट पड़ी, वह महारानी तो हनीमून पर चली गई। तेरा भाई शादी के बाद इतनी जल्दी जोरू का गुलाम हो जाएगा, सोचा भी नहीं था। गोवा की टिकट कराई और बताया भी नहीं, आज अचानक चले गए। यह सुनकर रिया हैरान होकर बोली, मम्मी, यह तो बहुत गलत है। भैया तो पहले बिना आपको बताए कुछ करते ही नहीं थे, और अब भाभी के आते ही सब बताना छोड़ दिया। मधु बोली, अरे बताना ही नहीं, उसका गुलाम बन गया है। और सुन, इसके बाप ने फ्लैट भी बहू के नाम कर दिया। क्या यह मेरे बेटे का अपमान नहीं? अगर बेटी को ही देना था तो बेटी को अपने घर रख लेते। रिया आग में घी डालते हुए बोली, मम्मी, यह तो अचंभा हो गया। भाभी फ्लैट अपने नाम पर लेकर आई हैं, अब तो वह भैया को भी दबा कर रखेंगी। कहीं भैया को लेकर फ्लैट में ही रहने न चली जाए। आपको भाभी से कहना चाहिए कि फ्लैट भैया के नाम कर दे। मधु बोली, वही तो सोच रही हूँ। अभी यह गई है, वापस आए तो बताऊंगी कि मैं क्या चीज हूँ। सास हूँ इसकी, और यह बेटा है मेरा। वही करेगी जो मैं कहूंगी। दोनों माँ बेटी नेहा की खूब बुराई करने लगी। उधर हनीमून पर नेहा ने आर्यन से कहा, अमित, तुम्हारी मम्मी का बोलने का अंदाज अच्छा नहीं लगा। वह अपने आप को हिटलर क्यों दिखाना चाहती हैं? आर्यन हंसकर बोला, पुराने जमाने की हैं, बहू को थोड़ा टाइट रखना चाहती हैं। नेहा ने कहा, टाइट तो मेरी जूती होगी। मुझे ऐसा व्यवहार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है।
अच्छे से रहेंगे तो मैं भी अच्छे से रहूंगी, नहीं तो सबको सबक सिखाना आता है। आर्यन बोला, अरे अब लड़ाई मत करो, घूमने आए हैं, मूड खराब मत करो। नेहा ने मूड ठीक किया और दोनों फ्लाइट में बैठ गए। उधर घर पर मधु चाय बनाते हुए बड़बड़ा रही थी, हमारे नसीब में सुख ही नहीं, बहू हनीमून पर चली गई, घर गृहस्थी का किसी को ख्याल नहीं। 5 दिन निकल गए और छठे दिन दोनों वापस आ गए। दोपहर को गेट खुला और टैक्सी आकर रुकी। मधु शर्मा ने खिड़की से देखा और बोली, देखो आ गई महारानी घूमकर। बाहर से आर्यन और नेहा सूटकेस खींचते हुए आ रहे थे। मधु कमर पर हाथ रखकर खड़ी हो गई और बोली, वाह बड़ी जल्दी आ गया घर का रास्ता। अब घूमना खत्म हुआ? यहाँ और भी कोई ट्रिप बाकी है बहू? लाए थे जिम्मेदारी संभालने के लिए, मगर बहू तो खुद ही बाहर निकल पड़ी। नेहा मुस्कुराने वाली थी, लेकिन सास का लहजा सुनकर हंसी गायब हो गई। आर्यन बोला, माँ बस 5 ही दिन तो गए थे, आप ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे साल भर घूम कर आए हो। थक कर आए हैं। रिया, पानी तो दे दे। मधु ने बेटे को घूर कर कहा, तुम तो बेटे हो, घूमो फिरो, पर इसे भी अब घर का ध्यान रखना चाहिए। शादी हुई है, पिकनिक नहीं। नेहा ने सूटकेस रखकर कहा, मम्मी जी मैं घूमने नहीं गई थी, आपके बेटे के साथ जिंदगी का नया हिस्सा शुरू करने गई थी, जिसे हनीमून कहते हैं। लेकिन आपको क्या पता होगा, आप तो पुराने जमाने की हो। रिया हमारे लिए अदरक वाली चाय बना दो। यह सुनकर रिया बोली, अरे भाभी, आप घर में आई नहीं और हुक्म चलाना शुरू कर दिया। चाय तो आपको हमें बनाकर देनी चाहिए, यह बहू का काम होता है। नेहा बिना कुछ बोले कमरे में चली गई। मधु ने आर्यन से कहा, देखा ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है? क्योंकि फ्लैट इसके नाम पर है, उसी का घमंड है। दामाद का सम्मान होता तो फ्लैट तेरे नाम देते। नेहा यह सब नहीं सुन पाई थी, लेकिन आर्यन बोला, मम्मी ऐसा कुछ नहीं है, फ्लैट भले उसके नाम पर है, पर जो है वह हम दोनों का है। मधु ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटा यह सब तुझे उंगली पर नचाने का तरीका है, बहू हम सब पर राज करना चाहती है। आर्यन बोला, मम्मी आप गलत सोच रही हैं, नेहा बहुत अच्छी है, अभी उसे आए हुए हफ्ता भी नहीं हुआ, थोड़ा घर संभालने दो, सब ठीक हो जाएगा। वह यह कहकर कमरे में चला गया। लेकिन नेहा सास की थोड़ी सी बातें सुन चुकी थी, जिन बातों को लेकर वह गुस्से में बैठी हुई थी। आर्यन कमरे में जाते ही नेहा को गुस्से में देखकर समझ गया और बोला, नेहा तुम नई हो इस घर में, इसलिए तुम्हें एडजस्ट करने में टाइम लग रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम अपने व्यवहार से इन लोगों का दिल जीत लोगी और तुम्हारे बारे में उनकी राय बदल जाएगी, मगर कोशिश तुम्हें ही करनी पड़ेगी। आर्यन की बात सुनकर नेहा ने भी सोचा कि ठीक है, एक कोशिश करने में क्या बुराई है, अगर कुछ ठीक नहीं हुआ तो भी सासू माँ की सच्चाई सामने आ जाएगी। यह सोचकर नेहा रसोई में जाकर चाय बनाने लगी। यह देखकर मधु शर्मा हैरान हो गई और रिया को कोनी मारकर इशारा करने लगी। रिया ने धीरे से कहा, मम्मी आपको खुश करने की कोशिश कर रही हैं। मधु शर्मा ने कहा, चाहे जितना मक्खन लगा ले, मगर मैं इस बहू के बस में आने वाली नहीं हूँ। नेहा ने जल्दी से चाय बनाई और गोबर से लाए हुए केक और स्नैक्स प्लेट में सजाकर सास और ननद के सामने रखते हुए बोली, देखिए मम्मी जी, यह हम आप लोगों के लिए लाए हैं, कुछ और सामान भी है, वह अभी थोड़ी देर में खोलकर दिखाऊंगी। आप जरा यह खाकर बताइए कि कैसा है। मधु शर्मा ने एक सरसरी निगाह सामने रखे नाश्ते पर डाली और बोली, यह अंग्रेजों का खाना मैंने नहीं खाया, मुझे तो 2 बिस्किट ला दो। यह सुनकर नेहा को थोड़ा गुस्सा आया, मगर उसने सास को बिस्किट लाकर दे दिए और कमरे में चली गई। लेकिन उसके कमरे में जाते ही रिया ने कहा, अरे मम्मी खाकर तो देखो, क्या बेहतरीन स्वाद है। मधु शर्मा ने भी खाना शुरू कर दिया तो नेहा कमरे से यह देखकर मुस्कुराने लगी और सोचने लगी कि मुश्किल तो है, पर नामुमकिन नहीं है। कुछ देर बाद सासू माँ कमरे में आई और बोली, बहू अब से घर का काम संभाला करो, यह घर तुम्हारा है और तुम्हारी जिम्मेदारी है, आज रात को अच्छा सा खाना बना लेना। नेहा चुप रही और चाय पीने के बाद रसोई में जाकर खाने की तैयारी करने लगी। मधु बार बार यही सोच रही थी कि मेरे साथ ऐसा बर्ताव के बाद भी यह इतनी तमीज से क्यों पेश आ रही है, आखिर इसे गुस्सा क्यों नहीं आ रहा। जरूर ये अच्छा बनने का नाटक कर रही है, लेकिन मेरे लिए तो फ्लैट जरूरी है।
यह मुझे मक्खन लगाकर बेवकूफ नहीं बना सकती। रात के समय नेहा के हाथ का बनाया खाना जब आर्यन ने खाया तो वह तारीफ किए बिना नहीं रह पाया, लेकिन दोनों माँ बेटी चुपचाप खाना खाती रही। यह देखकर नेहा का दिल भर आया कि मेरी कोशिशों के बाद भी इनका यही बर्ताव है। मगर आर्यन ने उसे आंखों ही आंखों में सब्र रखने को कहा। मधु शर्मा बार बार नेहा में गलती ढूंढने की कोशिश कर रही थी, मगर गलती मिल ही नहीं रही थी और उनके दिमाग से फ्लैट भी नहीं जा रहा था। अगले दिन जब नेहा फोन पर अपने पिताजी से बात कर रही थी तो मधु शर्मा जाकर बोली, अरे समधन जी से बात कर रही हो क्या? लाओ हमें भी बात करने दो। सासू माँ को अचानक कमरे में देखकर नेहा चौंक गई और ना चाहते हुए भी फोन देना पड़ा। मधु ने फोन कान पर लगाकर हंसते हुए कहा, अरे समधी जी, आपने तो उस दिन के बाद फोन ही नहीं किया। आपकी बेटी घूमकर वापस आ गई तो आपने फोन कर लिया। हमारे भी हालचाल ले लिया कीजिए। यह तो बिल्कुल उसी तरह हो गया जैसे अपनी बेटी से मतलब है। जैसे आपने फ्लैट तो बेटी के नाम पर किया है, दामाद के नाम पर नहीं। अरे, अब आपकी बेटी इस घर की अमानत है और पति पत्नी का तो सब कुछ साझा होता है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मधु ने हंसते हंसते सब कुछ कह दिया और नेहा सामने खड़ी देखती ही रह गई। फोन के उस तरफ नेहा के पिताजी मधु की बातों से हड़बड़ा गए। उन्होंने कहा, नहीं समधन जी, ऐसी तो कोई बात नहीं थी। फ्लैट तो शुरू से ही नेहा के नाम पर था, इसलिए हमने कोई बदलाव नहीं किया। तो मधु बोली, लेकिन बदलाव करना तो चाहिए था। आखिर दामाद की भी कोई इज्जत होती है। नेहा के पिताजी को जवाब देते नहीं बन रहा था। उन्हें लगने लगा कि कहीं मधु उनकी बेटी के साथ बुरा बर्ताव न करने लगे, इसलिए वह अपनी बेटी के भले के लिए तुरंत ही बदलाव के लिए तैयार हो गए। मधु ने कहा, समधी जी, फिर देर किस बात की? सब कुछ कल कर लेते हैं। आप पेपर बनवा कर ले आना, मेरा बेटा साइन कर देगा। यह कहकर उन्होंने फोन काट दिया और जाते जाते फोन नेहा को पकड़ा दिया। तभी नेहा ने पीछे से सख्त आवाज में कहा, रुकिए मम्मी जी, ऐसे कहाँ जा रही हैं? बहू की आवाज सुनकर मधु पलटी और शांत लहजे पे पर आंखों में शरारत लिए बोली, क्या हुआ बहू? तेरे चेहरे पर गुस्सा क्यों नजर आ रहा है? नेहा ने तिल मिलाकर कहा, आपने मेरे पिताजी से फ्लैट के बारे में बात क्यों की? आपके दबाव में मेरे पिताजी वह फ्लैट आर्यन के नाम करने को तैयार हो गए हैं। मधु बोली, अरे तेरे पापा ने जो फ्लैट तेरे नाम लिखा था वह तो आर्यन के नाम होना चाहिए ना। इसमें गलत क्या है? जब तुझे और आर्यन को हमेशा साथ रहना है तो फिर उसके नाम क्यों नहीं? आखिर ऐसी जिम्मेदारी मर्द ही तो संभालते हैं और वैसे भी पति पत्नी का सब कुछ साझा होता है, नाम भी, हक भी और अधिकार भी। नेहा ने गुस्से से कहा, मम्मी जी, मेरे पापा ने वह घर मुझे इसलिए दिया था क्योंकि वह चाहते थे कि मेरी अपनी पहचान रहे। मधु ने आवाज ऊंची करते हुए कहा, पहचान घर संभालने से बनती है बेटा, प्रॉपर्टी से नहीं। और तू चाहे जितना कह ले, शादी के बाद सब एक ही नाम से चलता है। तू चाहे या ना चाहे, वो अब घर हमारा है। वह बोल ही रही थी कि पीछे से आर्यन घर में आ गया। उसे देखकर मधु बोली, लो मेरा बेटा भी आ गया, अच्छा हुआ, उसी से बात पूरी कर लेते हैं। मधु ने पूरी बात आर्यन को बताई। आर्यन बोला, मम्मी, आपको ऐसा करने की क्या जरूरत थी? मैंने कहा था ना कि नाम मेरा हो या नेहा का, बात एक ही है। यह सुनकर मधु बोली, नहीं, बात एक नहीं है। जब फ्लैट उसका होगा तो वह तुझ पर अधिकार जमाएगी, तुझे फ्लैट की अकड़ दिखाएगी और यह मैं मंजूर नहीं करूंगी। अब जो होगा समधी जी के आने के बाद होगा। नेहा ने अपने पिताजी को फोन किया और पूछा, पिताजी, आपने मेरी सास से ऐसा वादा क्यों किया? तो पिताजी बोले, बेटा चिंता मत कर, मैं जो कर रहा हूँ सोच समझ कर रहा हूँ। कल मुझे घर आने दो, फिर देखना। अगले दिन सुबह से ही नेहा को अपने पिताजी का इंतजार था और उधर मधु खुशी से फूल नहीं समा रही थी कि आज फ्लैट उनके बेटे के नाम हो जाएगा। जब नेहा के पिताजी आए तो माहौल गंभीर हो गया। मधु ने सोफे पर बैठते हुए कहा, समधी जी, यह काम तो पहले ही हो जाना चाहिए था, मगर कोई बात नहीं, अभी देर नहीं हुई है। यह सुनकर नेहा के पिताजी बोले, समधन जी, मुझे यह फ्लैट अपने दामाद के नाम करने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मेरी एक शर्त है। यह सुनकर मधु की आंखें फैल गई। कैसे शर्त समझी दी? इसमें शर्त की क्या बात? नेहा के पिताजी ने मुस्कुराकर आर्यन की तरफ देखा और बोले, समधन जी, जिस तरह आपको अपने बेटे का सम्मान प्यारा है, उसी तरह मुझे भी अपनी बेटी का इस घर में हक और सम्मान चाहिए।
मैं तो यही चाहता हूँ कि आपकी जितनी भी प्रॉपर्टी है उसमें मेरी बेटी का भी नाम लिखा जाए, फिर फैसला बराबरी का होगा। यह सुनकर मधु का मुंह खुला ही रह गया और वह रिया की तरफ देखने लगी। नेहा मुस्कुराकर पहले पिताजी और फिर आर्यन को देखने लगी। आर्यन भी ओठ दबाकर मुस्कुरा रहा था। मधु ने सोचते हुए कहा, बहू का हक कब से होने लगा समधी जी? हम बहू का नाम क्यों लिखवाएंगे? किस आधार पर? समधी जी बोले, उसी आधार पर जिस आधार पर आपने अपने बेटे का नाम फ्लैट में लिखवाने के लिए कहा। दोनों बातें बराबर है ना? यह सुनते ही मधु के होश उड़ गए। आर्यन बोला, मम्मी जवाब दीजिए। अगर आप उनकी बात मानेंगी तो वह भी आपकी बात मान लेंगे, क्योंकि बात बराबरी की है। मधु चुप हो गई, मुंह पर ताला पड़ गया। नेहा रसोई में चाय नाश्ता बनाने लगी। मधु जमीन देखते हुए चुपचाप बैठी रही। पासा उल्टा पड़ चुका था। नेहा चाय लेकर आई और बोली, पापा जी, यह गोवा से लाए हुए स्नैक्स हैं, खाकर देखें। पिताजी बोले, क्यों नहीं बेटा, हम आजकल के जमाने के साथ चलना जानते हैं। बच्चों के साथ चलना ही हमारी जिम्मेदारी है। बातों बातों में उन्होंने मधु को बड़ा सबक दे दिया। आखिर में सब समझ ही गए कि रिश्ते बराबरी से चलते हैं, दबाव से नहीं। तो दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हाई बटन दबाकर हमें और कहानियाँ लाने के लिए मोटिवेशन दीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।